सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो आज जो है हम लोग टाटा अप्रेंटिस में जनरल इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो अप्रेंटिस है उसमें मैथ, साइंस और उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस और फिर जनरल नॉलेज, जिसको कि जनरल अवेयरनेस कहते हैं, और जनरल इंग्लिश का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, 30 क्वेश्चंस जो होता है वो साइंस का होता है, और 20 क्वेश्चन जो होता है वो इंग्लिश का होता है, और 10 क्वेश्चंस अराउंड वो जीके का होता है। ठीक है, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो लास्ट में लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और उसको अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मान लो आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका जो पेपर है वो चेक नहीं होता। तो खैर, वैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसमें पता नहीं लिखने देता है कि नहीं देता है, बट जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो उसमें लिखने देता था। खैर, वो बात की बात है। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप देखिएगा। नेगेटिव मार्किंग जरूर याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग होता है। और जैसे आप जैसे सपोज करो 4 क्वेश्चन है, सपोज करिए जैसे कि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, जिसमें से एक गलत किया और 3 सही करा। तो अगर सर सारे क्वेश्चंस का जो है नंबर वो एक एक नंबर का है, सपोज जैसे 4 क्वेश्चन है तो 4 नंबर होना चाहिए, और आपने एक गलत कर दिया तो आपके 3 नंबर तो हुए पहले, और उसमें से 0.25 को आप माइनस कर दो तो अब आपके कितने नंबर हो गए? 2.75। मतलब 1/4 जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग होता है। किसी किसी एग्जाम में 1/3 भी होता है। वो डिपेंड करता है कि जो एग्जाम लेने वाला एजेंसी है वो कितना उस पर नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो इंग्लिश में टोटल 10 से 15 20 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन होते हैं। और 20 क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा मतलब हर टाइप के वेरिएशंस होते हैं। तो वो किस किस टाइप के वेरिएशंस होते हैं आज हम लोग वही करेंगे और उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए, और आप देखिए कि मैंने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया है। जब अब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा तो आप ज़रूर इसको फील करिएगा। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा दिल को थोड़ा बड़ा करिए, किंग साइज़ करिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब हम लोगों का थोड़ा सा दाना पानी चलेगा। और नीचे देखिए थैंक्स या चैट का, सुपर चैट का भी ऑप्शन है। अगर मन करे तो कुछ उसमें कर दीजिए दान दक्षिणा, तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश एंड टाटा अप्रेंटिस 2024। तो सबसे पहला जो होता है ना भाई, जैसे इंग्लिश का पेपर स्टार्ट होगा सबसे पहला क्या रहेगा उसमें? कंप्रीहेंशन रहेगा। कंप्रीहेंशन आपको पता ही है, आपने बचपन से लेकर के क्लास 10 तक में 6 ऑनवर्ड्स कंप्रीहेंशन आने लग जाता है। तो कंप्रीहेंशन में क्या होता है, एक पैरा गिवन दिए हुए रहता है और उस पैरा से आपको आंसर्स करना होता है क्वेश्चन का। तो ये 5 मार्क्स का होता है, मतलब 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो इसमें क्या दिया उसको समझते हैं। तो इसमें क्या बोला है, इन द फॉलोइंग पैसेज। देखो भाई ये सब लिखे हैं अपने हाथ से, थोड़ा समझ लीजिए आप मेहनत। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए इसको लिख करके समझने का। तो क्या लिखा हुआ, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ईच ब्लैंक। मतलब आपके पास ऐसा है कि वो एक पैरा बना करके दिए हुए रहेंगे और उसमें 5 ब्लैंक है, क्योंकि और मतलब ब्लैंक है तो यहाँ पे जो वर्ड था उसको डिलीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पांचों ब्लैंक में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक बार पढ़ते हैं पहले। डिफॉरेस्टेशन, फिर ब्लैंक द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू डैश द लैंड अवेलेबल फॉर द यूजेज। ठीक है, इट डैश अराउंड द वर्ल्ड थ्रू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर पर्टिकुलरली इट इफ करंट डिफॉरेस्टेशन लेवल्स। मतलब ऐसे करके आपको पहले आपसे तो पढ़ दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और कभी भी याद रखो ना, इसी सब टाइप का जो है ना कंप्रीहेंशन आता है, स्टोरी वाला कंप्रीहेंशन नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब तो आपको पहले पता है, जो पेड़ का कटिंग डाउन होता है उसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसको भी कनेक्ट करिएगा, है ना। क्योंकि देखो ऐसा है कि हम एक्चुअली मैथ्स पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो मैथ्स के टीचर हुए और साइंस के टीचर हुए। इंग्लिश अपना बहुत ज़्यादा ऐसा तो कुछ है नहीं, जो आप पढ़े हैं जितना इंग्लिश उतना हम भी पढ़े हैं। बट मैं आपको बस पैटर्न बता देता हूँ कि क्या क्या पैटर्न में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा बहुत 19-20 अगर हो तो आप क्षमा दे दीजिएगा हमें, ठीक है, फॉरगिव मी अबाउट दैट। बट चलिए देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन डैश द परमानेंट डिस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आप ध्यान से देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 1, ऐसे दिया रहेगा। मतलब ब्लैंक 1 के लिए, फिर ब्लैंक 2 के लिए, ब्लैंक 3, ब्लैंक 4 एंड ब्लैंक 5 के लिए। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हैव, आर, इज, हैज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, डिफॉरेस्टेशन इज द
या हैव द, आर द वो आपको समझना होगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, इज द। तो डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू, अब देखिए अब अगला जो ब्लैंक है वो क्या है, ऑर्डर टू मेक्स, मेक, मेड, मेकिंग। इन ऑर्डर टू मेकिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, मेकिंग। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में आ जाएगा, चार ऑप्शन पहले देखना है आपको, मेक्स, मेक, मेड, मेकिंग। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, आप थोड़ा सा, क्योंकि वैसे हम लोग जो सॉल्व कैसे करते हैं, जो फिट हो जाए पर, है ना, क्योंकि आप लोग वो ग्रामेटिकल नहीं देखते हैं कि कौन सा फॉर्म में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है या किसके पीछे क्या लगेगा। तो जनरली जो दिमाग उस समय यूज करता है आदमी, मोस्ट ऑफ द आदमी लोग जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, वहाँ फिट करके देखेंगे। जैसे आप सबसे पहले क्या करोगे, सारे ऑप्शंस ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर टू मेक्स द लैंड, और उसका फिर मेक द लैंड, मेड द लैंड, मेकिंग द लैंड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो मेकिंग द लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूजेस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डिफॉरेस्टेशन करके क्या करते हैं लोग, वहाँ का जो जंगल होता है उसको साफ कर देते हैं, और जो लैंड बचता है उसको अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका इतने दूर तक का लाइन का मतलब यही था। उसके बाद क्या, डैश, इट डैश अराउंड द वर्ल्ड थ्रू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये दिया हुआ है, अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, इट अकर्स, ऑकर्ड, ऑकरिंग, ऑकर। तो इसमें क्या होगा, इट अकर्स, अकर्स इसको बोलते हैं इट ऑकर्स, या फिर हम लोग और अंग्रेजी भाषा में पढ़े तो अकर्स, है ना। तो इट अकर्स अराउंड द वर्ल्ड थ्रू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, आर पर्टिकुलरली डैश। अब देखो यहाँ पे टारगेटेड, रॉब्ड, लूटेड, एम्ड। आर पर्टिकुलरली क्या होगा यहाँ पे, आप समझिए ध्यान से, जो आपका 4th नंबर क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। लैंड इट डैश, हाँ, इट अकर्स अराउंड द वर्ल्ड थ्रू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर पर्टिकुलरली टारगेटेड होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टारगेटेड, पर्टिकुलरली टारगेटेड इफ करंट रेन डिफॉरेस्टेशन लेवल, है ना, if current deforestation level dash the world's rainforest may completely vanish in as little as 100 years। देखो क्या बोला गया है, maintain, continue, follow, dismantle। अब यहाँ पे क्या होगा, if current deforestation level follow, यहाँ पे क्या हो जाएगा, follow the world's rainforest may completely vanish in as little as 100 years। कहने का मतलब क्या था कि आपको इसको समझ करके ब्लैंक को भरना होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन चलते रहा तो अगले 100 सालों में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जो रेन फॉरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मतलब आप इस चीज से क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे जो है ना क्या दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है। तो ऑलवेज जो कंप्रीहेंशन होगा ना वो सोसाइटी के लिए एक मैसेज वाला कंप्रीहेंशन होता है, ठीक है। टाटा स्टील है तो वो एक तरफ से स्टील प्रोड्यूस तो कर रहा है, बट वो साथ साथ वो ये मैसेज भी देना चाह रहा है कि भाई पेड़ लगाओ और ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाओ, पेड़ को काटो मत। तो इसी टाइप के कंप्रीहेंशन होंगे जो आपको कुछ ना कुछ, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का हो सकता है, ठीक है, पॉवर्टी का हो सकता है, उसी तरह से मतलब आपको सोशल लाइफ से जोड़ने के लिए जो मैसेज देना चाहते हैं वो उन लोग क्या करते हैं, कंप्रीहेंशन के थ्रू देते हैं। बट जो जनरल यूज आप लोग इंग्लिश में करते हैं कंप्रीहेंशन, वैसा कंप्रीहेंशन यहाँ पे नहीं रहता है। तो ये रहा आपका 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले 5 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होगा वो समझते हैं थोड़ा सा। तो इसके बाद अब अगला 5 क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब मतलब आपको सिनोनिम और एंटोनिम तो मतलब हर बार ही रहता है, ठीक है। और वर्ड ऐसा रहेगा ना जो कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ जीवन में, तो फिर भी आप कोशिश करिएगा उस वर्ड का मीनिंग समझने का, या उस वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो ऑप्शंस में जो वर्ड दिया है उसका मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा। तो पहला चीज तुम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो दिया हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड क्या दिया हुआ, तो डिमोलिश। क्या दिया हुआ वर्ड, देखो डिमोलिश बहुत इजी वर्ड है। डिमोलिश वैसे चांसेस कम होता है इतना इजी वर्ड पूछने का, बट क्वेश्चंस पैटर्न यही होता है। तो डिमोलिश का मतलब क्या होता है, डिमोलिश कर देना, मतलब गिरा पड़ा देना, या फिर समझ लो कोई घर है उसको डिमोलिश कर दिया, कुछ पार्ट्स उसके टूट गए, कुछ पार्ट्स उसको बचे हुए हैं। तो अब उसके नियर वर्ड का वर्ड देखते हैं, रिपेयर। रिपेयर अब अच्छा, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है, एक शब्द जिसके और भी, जैसे अग्नि का आग, अनल, पावक होता है, ठीक है। तो ये सिनोनिम पर्यायवाची हुआ। उसी तरह सिनोनिम इसको इंग्लिश में बोलता है, सिनोनिम्स। तो ठीक है,
रिपेयर का मतलब रिपेयर करना आपको पता है, ये टॉन्ट का मतलब ताना मारना ही होता है। डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब क्या होता है कि पार्ट बाय पार्ट में उसको तोड़ना या अलग कर देना, ठीक है। तो देखो डिमोलिश का मतलब भी मोर और लेस वही हुआ। डिमोलिश को क्या किया था, तोड़ देना बोल सकते हैं, थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, और डिसमेंटल क्या है, थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है, बट दोनों का काम एक ही है। डिसमेंटल में भी हम लोग चीज़ों को तोड़ते ही हैं, बस उसको अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग प्यार से करते हैं, डिमोलिश में लात मार के कर देते हैं या बुलडोजर चला के कर देते हैं, तो मतलब आपके ऊपर है, बट मतलब क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इसका आगे का आप जानने का जरूरत ही नहीं। रिवील का मतलब क्या होता है, कुछ नया चीज बताना, ठीक है। तो वो तो खैर आउट ऑफ द पार्क है। तो डिसमेंटल क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा किसका, डिमोलिश का, ठीक है। अब क्या बोला है, गिव वन वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, तो वही वाला चीज है। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसा चीज जो अब यूज में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे। अब देखो ऑप्शन इतना हैवी हैवी दिया हुआ कि तुमको समझ में ही नहीं आएगा। ऑड्यूरेट, हमको भी नहीं पता क्या होता है, मतलब ऑडियस, ऑब्सोलीट और ओमनियस। ओमनियस मतलब तो बहुत बड़ा होता है, उसको ओमनियस बोलते हैं। ऑब्सोलीट ये वाला होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, एब्सोलीट का। इसका मतलब क्या होगा, जिसका यूज अब नहीं किया जा रहा है। जैसे किसी के घर में अगर स्कूटर वाला गाड़ी है या राजदूत गाड़ी है जो बहुत रखा हुआ बहुत दिनों से, तो उसका यूज आज नहीं कर रहा, तो उसका मतलब उसको हम लोग एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, बाप रे बाप, पढ़ने में भी बहुत दिक्कत है भाई, देख लेना अंग्रेजी है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है अपना। फाइंड द एरर, ये तो बहुत स्पॉटिंग द एरर्स आपने पढ़ा होगा, सीबीएसई आईसीएसई झारखंड सब में दिया हुआ है। स्पॉटिंग द एरर से रिलेटेड है ये फाइंड द एरर। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, देखो सेंटेंस में क्या होता है, पूरा सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है, एरर होता है। तो अब जैसे इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि फाइंड द एरर में पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी पर्टिकुलर पार्ट में सेंटेंस के एरर होता है। और अगर एरर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो नो एरर ऑप्शंस में जरूर दिया रहेगा, आपको उसको टिक कर देना है। बट समझते हैं पहले इसमें क्या है। तो फाइंड द एरर में दिया हुआ माई विजिटिंग टू माई फैमिली, सेंटेंस ये वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन, ये मैंने बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। अब आपको इसे बताना है, ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ पहले वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है नो एरर, एरर तो होगा ही भाई, तभी तो दिया खोजने के लिए। फ्यू एंड फार, फ्यू एंड फार तो हमको नहीं लग रहा है इसमें कुछ एरर दिख रहा है, फ्यू एंड फार सही है। माई विजिटिंग टू, देखो माई विजिटिंग टू नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, माई विजिट टू माई फैमिली, क्या हो जाएगा, माई विजिट टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार। तो यहाँ पे विजिटिंग की जगह क्या हो जाएगा, विजिट होगा, मतलब एरर कहाँ पे था, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगला चीज आपको देखना ही नहीं है जब आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला क्या है, फिल अप द ब्लैंक्स। अब इसको आपको क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है। तो चलिए देखते हैं, इट इज क्वाइट टफ टू डैश विच कैंडिडेट विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल मतलब आप देखते होंगे ना, एबीवीपी मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसी तरह जेएनयू में छात्र संघ होता है, तो सबका चुनाव होता है, उसी को अध्यक्ष का चुनाव बोला जाता है। बहुत सारा चुनाव होता है, हर चीज का चुनाव होता है। कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुनने का चुनाव होता है, इसमें अभी तक राहुल गांधी चुनते हुए आ रहे थे, सोनिया गांधी चुनते हुए आ रहे थे, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जीके भी हो गया आपका कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो राहुल गांधी मत लिख दीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ऑप्शन में रहेगा, तो ठीक है। तो अब समझते हैं कि इसमें इंग्लिश में क्या आएगा। तो इट इज क्वाइट टफ टू प्रिटेंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रिटेंड, इलेक्ट, प्रिडिक्ट, आर्ग्यू। सबसे पहले तो आप समझिए कि ये बात हो रहा है इलेक्शन का, तो प्रिटेंड तो अलग चीज हो गया। प्रिटेंड करना मतलब नहीं जान के भी, ऐसा मतलब सब कुछ आते हुए भी नहीं जानने का प्रिटेंडिंग हो जाता है ना, दिखावटी बोलते हैं जिसको। इलेक्ट, इलेक्ट ये वर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज क्वाइट टफ टू इलेक्ट विच, इलेक्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि अभी तो जीता ही नहीं है ना। प्रिडिक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना है ना, प्रिडिक्शन बोलते हैं ना, मतलब अनुमान लगाना। तो वही हो जाएगा कि इट इज क्वाइट टफ टू प्रिडिक्ट विच कैंडिडेट विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। आर्ग्यू फिर उसका देखने में, आर्ग्यू का मतलब होता है वाद विवाद, ठीक है। अब अगेन फिर आया एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम का मतलब पहले समझ लीजिए। उसका अर्थ होता है, सिनोनिम का पर्यायवाची होता है और इसका होता है विलोम शब्द, जिसको उल्टा शब्द भी बोलते हैं, अपोजिट्स भी बोला जाता था। बचपन में तो हम लोग एंटोनिम कभी बोलते ही नहीं थे, अपोजिट बोलते थे, ठीक है, राइट द अपोजिट ऑफ। फिर नया नया अंग्रेजी आया एंटोनिम, अभी और अंग्रेजी पता नहीं क्या क्या चेंज करेगा। तो एंटोनिम ऑफ फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट लिखा हुआ है ना, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको, FLUCTUATE, फ्लक्चुएट क्या होता है। फ्लक्चुएट का एंटोनिम क्या होगा, मतलब इसका उल्टा शब्द क्या होगा, स्टेबलाइज, मोबिलाइज, वेवर, स्टम्बल।
अब सबसे पहले फ्लक्चुएट का मतलब समझ लेते हैं। देखो घर में जब जिसके यहाँ मतलब नॉर्मल करंट जो गवर्नमेंट की करंट आती है, प्राइवेट सेक्टर की करंट नहीं आती है, जैसे नॉर्थ बिहार पावर सप्लाई हो गया जो बिहार में जनरली आता है, उसके बाद क्या बोलते हैं आपका इस साइड झारखंड में डीबीसी का लाइन आता है सबके घरों में, लगभग जमशेदपुर वगैरह में, टाटा वगैरह में, तो डीबीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, वोल्टेज अप डाउन होता है। क्या होता है? अप डाउन होता है। वोल्टेज को अप डाउन करना, करंट देखिएगा लाइट बुक भाग होता है, तो उसको हम लोग फ्लक्चुएट बोलते हैं। ऊपर नीचे होना, क्या होना? ऊपर नीचे। ग्राफ वगैरह जो देखते होंगे फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको ऊपर नीचे बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या होगा ऊपर नीचे होना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एकदम स्टेबल रहना। तो स्टेबल, तो उसी लिए याद करिए आप लोग पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, पुराने अभी भी जिनके यहाँ आपका डीबीसी वगैरह का लाइन आता है, फ्रिज जिनके यहाँ यूज होता है ना, वहाँ फ्रिज के ऊपर में देखिएगा स्टेबलाइजर लगा हुआ रहता है। अब तो खैर फ्रिज जो है वो बहुत मतलब ज़्यादा ही वो उसके अंदर में ही स्टेबलाइजर लगा करके देता है ऑटोमेटेड। बट पहले के लोग जिनके यहाँ पहले के यहाँ 10 साल पहले वाला फ्रिज होगा, वो जरूर देखिएगा उसके ऊपर एक स्टेबलाइजर लगा हुआ रहता है। तो स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, फ्लक्चुएशन को कन्वर्ट कर देना, मतलब उसको फ्लक्चुएशन को रोक देना। तो यहाँ पे इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि फ्लक्चुएट का एंटोनीम का मतलब क्या हो गया, स्टेबलाइज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्टेबलाइज। मोबिलाइज का मतलब मूव करना होता है, वेवर का मतलब वेव कर देना, मतलब उसको पूरा तरह से खत्म कर देना। तो स्टेबलाइज नहीं होगा वो, वेव का मतलब पूरा डिलीट कर देना। ठीक है, स्टम्बल का मतलब कुछ ना कुछ होता ही होगा, उतना मेरे को नहीं आता है। फिर आगे देखते हैं, गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। फ्रेज का मतलब मुहावरा टाइप होता है, लोकोक्ति, फ्रेज, मुहावरा, ये सब इडियम, यही सब चीज होता है सब। फिट एज अ फिडल, इसका मतलब आपको समझना है कि फिट एज अ फिडल का मतलब क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। टू प्ले अ मेलोडियस ट्यून, मतलब आप कोई बहुत सुंदर सा धुन बजा रहे हैं। उसके बाद क्या है, इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, तो आपका जो आंसर होगा वो यही होगा, इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, क्योंकि आगे फिट दिया हुआ है। फिट एंड फाइन बोलते हैं ना हम लोग छोटा भाषा में, हाउ आर यू पूछा जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फिट एंड फाइन। तो उसका मतलब क्या होगा, इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, फिट एज अ फिडल। टू बी परफेक्ट मैच, ये अलग चीज हो गया है ना। नेल बाइटिंग, नेल बाइटिंग आप जानते होंगे, बहुत इजी चीज है। नेल बाइटिंग भी एक फ्रेज है। जनरली नेल बाइटिंग का यूज हम लोग क्या करते हैं, पर मैच वगैरह जो होता है, वेदर फुटबॉल का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का मैच हो, सब में हम लोग नेल बाइटिंग टर्म्स का यूज कमेंटेटर्स करते हैं। ठीक है, नाखून दांतों तले नाखून चबा देने वाला मैच नहीं, वो अलग चीज हो गया। नाखून चबा देने वाला मैच, दांतों तले नाखून चबाना मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, वो अलग चीज हो गई, खैर उसको छोड़ दो अभी। नेल बाइटिंग का मतलब क्या हो गया, जो मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होगा, सस्पेंसफुल होगा। सस्पेंसफुल, देखो प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ प्लेंटीफुल लिखा हो मतलब प्रचुर मात्रा में। ठीक है, पीसफुल एकदम शांत वातावरण। ठीक है, सस्पेंसफुल मतलब आगे क्या होगा, हर बॉल पे मतलब या हर सेकेंड्स पे गोल आने का संभावना हो रहा है, या हर बॉल पे मैच बदल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेल बाइटिंग गेम, है ना। तो उसका मतलब नेल बाइटिंग का मतलब क्या हो गया, सस्पेंसफुल। जॉयफुल का मतलब तो खुशी वाला मैच हो, तो वो अलग ही चीज हो गया। अगला देखते हैं, दो आई एम टॉल आई फील इंफीरियर, है ना। इंफीरियर एंड सुपीरियर दो वर्ड होता है। ठीक है, दो आई एम टॉल आई फील इंफीरियर डैश अदर्स, मतलब आपको इसमें फिल अप द ब्लैंक्स करना है। तो इंफीरियर देन अदर्स होगा, टू अदर्स होगा, अपॉन अदर्स होगा, फ्रॉम अदर्स होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टू अदर्स। क्या हो जाएगा, इंफीरियर टू अदर्स, है ना। सुपीरियर टू, इंफीरियर टू आप पढ़े होंगे ये, मतलब जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हाँ ये भी एक रहेगा। देखो आपके पास चार ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों में चार वर्ड दिया रहेगा, और सबका जो है ना स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। अब स्पेलिंग बहुत बहुत कॉमन वर्ड दिया रहता है। पहले तो आदमी मेंटेनेंस का स्पेलिंग में फंस जाता था, मेंटेनेंस होता है, पढ़ते हैं हम लोग मेंटेनेंस है, होता है उसका स्पेलिंग मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अगर स्पेलिंग के वाइज पढ़ेंगे। अकर का स्पेलिंग में बहुत लोग फंस जाता है, वैक्यूम का स्पेलिंग में बहुत लोग फंस जाता है, क्योंकि अब होता क्या है ना, देखो दो टाइप का इंग्लिश होता है, एक होता है तुम्हारा यूएसए वाला इंग्लिश, एक होता है यूके वाला इंग्लिश। ठीक है, अब हम लोग जैसे लिखते हैं कलर, COLOUR, और अगर और बहुत जगह देशों में क्या है ना, उसको कोलर COLOR पढ़ा जाता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज तो कोलर ही लेता है, COLOR लेता है। खैर, तो स्पेलिंग आपका थोड़ा सा वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए वोकैबुलरी, अब ऐसा नहीं कि आप पूरा बैठ के स्पेलिंग देखते रहिए, उतना नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा तो हो जाएगा। डोमिनेंट, इसमें लिखा हुआ DOMINENT, ये स्पेलिंग गलत है। DISEESE, ये तो कुछ है ही नहीं, डिजीज का स्पेलिंग में ए आता है, यहाँ पे है ही नहीं। डिमिनिश, DIMINISH, डिमिनिशी हो गया, ये भी गलत है, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो
तो करेक्ट क्या हो गया आपका डिपेंडेंट, क्या करेक्ट हो गया डिपेंडेंट, स्पेलिंग देख लो एक बार, DEPENDENT, मतलब ये डिपेंडेंट जो है वो सही है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको लगता है समझ में आया होगा आपको। एंटोनिम ऑफ डिस्पर्स, अब अगेन एंटोनिम मतलब वही आपका विलोम शब्द जिसको बोलते हैं डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, छितिर बितिर हो जाना। आप देखते होंगे असेंबली में जनरली जब लास्ट कमांड होता है तो असेंबली डिस्पर्स बोला जाता है। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, आप दूर चले जाओ सब लोग पहले, तो उसका अपोजिट, डिस्पर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, गैदर करना, एक साथ कलेक्ट हो जाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गैदर। वैसे आप अगला भी देख सकते हैं आप, नेग्लेक्ट मतलब पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देना। डिसमिस, डिसमिस तो सेम ही हो गया डिस्पर्स और डिसमिस। ये अगर पर्यायवाची में आता, सिनोनिम में आता तो आपको डिस्पर्स की जगह डिसमिस भी आप ऑप्शंस में रख सकते थे। होल्ड का मतलब रोक करके रखना, बट गैदर का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स कर देना, मतलब इधर उधर कर देना, और गैदर का मतलब कलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर कलेक्ट भी होता है यहाँ पे तो हम लोग लिखते हैं उसको ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा इंग्लिश का टोटली पैटर्न मैंने समझाया है, क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिया। हो सकता है इस टाइप कुछ क्वेश्चंस भी आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप के वीडियो, मतलब इस वीडियो को देख करके आपको ये अंदाजा जरूर पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसा आता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो 20 क्वेश्चन हैं इंग्लिश में, उसमें से एक भी इनकरेक्ट मत करिएगा, गलती से भी इंग्लिश में से 20 में 20 स्कोर करिएगा, तब जाकर के आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। देखो 20 इंग्लिश का, 10 जीके का, इसको कभी गलती करने की कोशिश मत करना। 30 वहाँ से अगर आप स्कोर कर लेते हैं, और आपका साइंस में अगर 20 क्वेश्चन भी आप सही मार के आते हो तो 30 20 50 हो गया, और मैथ में अगर आप 25 या 30 तक अगर कर लिए तो बेस्ट रहेगा। 80 क्वेश्चन अगर आप 100 में करके आओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है रिटर्न में सेलेक्ट होने का। तो हमेशा दिमाग में ये रखना है कि 80 क्वेश्चन अगर आप सही मार रहे हो तो 90 और 100 का कोशिश ना करें आप मतलब तुक्के में फिर ना जाएं, ठीक है। नहीं तो फिर आप जितना सही मारेंगे आपका मतलब गलत मारेंगे तो आपका नंबर घटते जाएगा। लास्ट में जाते जाते एक जीके है जो बहुत इंपॉर्टेंट जीके, और यहाँ से इस बार 110% क्वेश्चन रहेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार भारत रत्न 4 लोगों को दिया है, ठीक है। तो जरूर रहेगा एक नई क्वेश्चन, ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है अभी जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस 4 लोगों को इस गवर्नमेंट ने क्या दिया है, भारत रत्न का उपाधि दिया है। तो देखिए जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का, वो क्या होता है, भारत रत्न, ठीक है। तो किन किन लोगों को मिला है, सबसे पहले नाम आप जान लीजिए, श्री लालकृष्ण आडवाणी, दैट इज LK आडवाणी, PV नरसिम्हा राव जो कि आपके हमारे प्रधानमंत्री भी थे, श्री कर्पूरी ठाकुर जो कि ये आपका समस्तीपुर, दरभंगा, ये सब रीजन, मतलब मिथिलांचल रीजन के ये बहुत ही रिनॉन्ड पर्सन थे, वेल नोन आदमी थे, बट ये लोग ये बन चुके हैं ऑलरेडी, इनका भी देहांत हो चुका है। हाँ, लालकृष्ण आडवाणी अभी तक जीवित हैं, चौधरी चरण सिंह भी शायद मर चुके हैं, आई होप सो। तो 4 कौन नाम आपको याद रखना है, श्री लालकृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, श्री कर्पूरी ठाकुर और श्री चौधरी चरण सिंह। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में फ्लैश आता होगा, अगर गलती से आप न्यूज़ खोलते होंगे तो जयंत चौधरी जो कि पहले किसी और पार्टी में थे, अब वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो कहने का मतलब उनके फादर साहब को क्या मिल गया, भारत रत्न मिल गया। तो भाई अब तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स ही चलता है। तो आई होप कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इसको जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपको इससे वीडियो से रिलेटेड और भी कोई डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट को जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई कर सकूँ। उसके बाद अब कल या फिर कल ही मैं बता सकता हूँ, कल आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि 1 शॉट मैथ्स होगा, अराउंड 150 क्वेश्चंस मैं रखूँगा, उसमें हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस रहेगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सही से पढ़िए, प्रिपरेशन करिए, और बस अच्छे से रहिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं।